Hello students, welcome to Med Data Inside YouTube channel. So in this video we will discuss part 2 of chapter number 6 bone और इस पार्ट के अंदर हमने बोन के सेल्स को कवर करना है। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 238 से। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई है कि इन्होंने बताया है कि 2 सेल लीनिएजेस आर प्रेजेंट इन बोन, कि 2 तरीके के सेल्स जो होते हैं वो बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनके हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं और एक हमारे पास होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब ऑस्टियोजेनिक सेल्स वो होते हैं जो बोन को फॉर्म करते हैं और उसकी मेंटेनेंस करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं कि द फर्स्ट वन इज ऑस्टियोजेनिक सेल्स विच फॉर्म एंड मेंटेन बोन एंड द सेकंड इज ऑस्टियोक्लास्ट विच रिजॉर्ब बोन। अच्छा, अब जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं उसके अंदर हमारे पास प्री ऑस्टियोब्लास्ट भी आ जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी आ जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स भी आ जाते हैं एंड बोन लाइनिंग सेल्स भी आ जाते हैं। सो हम सीक्वेंस वाइज इन सेल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट को। तो शुरू करते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट के लिए पेज नंबर 241 के ऊपर आ जाओ। इस पेज के ऊपर आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में। फर्स्ट वन आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं ये। उसके अलावा ये अराइज होते हैं, कौन से सेल से अराइज होते हैं? ये स्टेम सेल से अराइज होते हैं, विच इज़ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से। थर्ड आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें हाई लेवल होता है अल्कालाइन फॉस्फेटेज का। उसके अलावा इसके पास एक प्रोटीन होती है विच इज़ ब्रिल प्रोटीन। ये 4 चीज़ें आपको इस पेज में पता होनी चाहिए। बाकी हम इसको और डीप में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। सो नाउ लेट स्टार्ट। सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट आर मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स दैट सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन। ये बात हमें पता है कि मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं और ये क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनाएंगे बोन का। सिर्फ एक सेल्स ऐसे होते हैं विच इज ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं, बाकी सारे के सारे बोन की फॉर्मेशन करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट अराइज फ्रॉम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये बात भी मैंने कवर कर ली कि सबसे पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होगा, उससे हमारे पास प्री ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे और प्री ऑस्टियोब्लास्ट के बाद हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे। उसके बाद ये बात करते हैं कि इनमें हाई लेवल होता है अल्कालाइन फॉस्फेटेज का। एक एंजाइम में विच इज अल्कालाइन फॉस्फेटेज, उसका लेवल बहुत हाई होता है। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये एंजाइम क्या करते हैं, बेसिकली जो फॉस्फेट आपस में बाउंड हुए होते हैं ना उनको तोड़ देता है बीच में से। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है फंक्शनली द एंजाइम इज बिलीव टू क्लीव इन ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट। जो इन ऑर्गेनिकली फॉस्फेट आपस में बाउंड हुए होते हैं उनको तोड़ देता है। द लिबरेटेड फॉस्फेट लाइकली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इनिशिएशन एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द बोन मिनरल क्रिस्टल। अब जो फॉस्फेट आपस में, 2 फॉस्फेट आपस में बाउंड हुए थे उनको इसने बीच से तोड़ दिया। अब जो जो फॉस्फेट जो निकला है वो क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा और प्रोग्रेसिव ग्रोथ करेगा बोन के मिनरल्स की। अच्छा, नाउ उन्होंने बोला कि हाउ एवर द फंक्शन ऑफ अल्कालाइन फॉस्फेटेज इन फॉर्मिंग सेल्स इज लाइकली कॉम्प्लेक्स एंड इट नॉट येट डिफाइंड कम्प्लीटली, कि इसका फंक्शन ऐसे डिफाइंड नहीं है, बस हमें ये पता है कि ये बोन के क्रिस्टल की ग्रोथ में हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद ये 3 चीज़ें हमें पता चली, जो मैंने बोला था कि 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, इनमें से 3 चीज़ें भी हमारे पास आ गई हैं। द नेक्स्ट वन एक प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज ब्रिल प्रोटीन। अब ये ब्रिल प्रोटीन क्या करती है, इसको पढ़ लेते हैं। रिसेंटली इट हैज़ बीन शोन दैट एक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट एक्सप्रेस अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड ब्रिल, अ मेंबर ऑफ, ये छोड़ दो ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोटीन है विच इज ब्रिल प्रोटीन। लाइक अल्कालाइन फॉस्फेटेज द precise function of brill is not yet fully defined, but this protein is a marker of site where the bone is actively forming, and a mutation in this protein has been associated with a type of osteogenesis imperfecta। ये बोल रहे हैं कि इस प्रोटीन का एज सच फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन जहाँ पे बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है वहाँ पे ये प्रोटीन होती है। सही है, जहाँ पे बोन हमारे पास एक्टिवली फॉर्म हो रही थी वहाँ पे प्रोटीन होती है, और जब इस प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो हमारे पास क्या होता है? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाता है, यानी कि बोन जो होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं। सही है, तो इस पेज के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ ली, और ये 4 चीज़ों का एज सच फंक्शन तो आपसे नहीं पूछेंगे कि अल्कालाइन फॉस्फेटेज का फंक्शन बताओ या ब्रिल प्रोटीन का बताओ, बस वो BCQs के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से बना के दे देते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर एक एंजाइम का लेवल बहुत हाई होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि अल्कालाइन फॉस्फेटेज है। और दूसरा सवाल ये कर लेते हैं BCQs के अंदर कि जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो हमारे पास मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि आगे आप जो सेल्स पढ़ोगे बोन के उनमें एक सेल आता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो इस लिहाज से वो आपको BCQs के अंदर क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो इस पेज के अंदर तो यही था। ये डायग्राम्स में भी कवर नहीं कराऊंगा, ये इंशाल्लाह इस पार्ट के बिल्कुल आखिर में कवर करेंगे, और इसमें कोई इतनी डायग्राम्स है भी नहीं कवर करने वाली। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं विच इज पेज नंबर 242।
नाउ इस पेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं उनके अंदर टाइप 1 कोलेजन होता है, टाइप 5 कोलेजन होता है और टाइप 12 कोलेजन होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा कोलेजन की कौन सी टाइप हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर होती है, तो विच इज़ टाइप 1 कोलेजन। अच्छा, ये चीज़ होती है। उसके अलावा जो टाइप 1 कोलेजन होता है वो हमारे पास किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो गोल्जी एपरेटस के अंदर कोलेजन जाता है, जो इसकी ट्रांसपोर्ट होती है वो एक स्पेशल वेसिकल्स के जरिए होती है जिन्हें हम कहते हैं कोट कॉम्प्लेक्स टाइप 2 कोटेड वेसिकल्स। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ कि सारे कोलेजन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्जी में एज अ वेसिकल्स, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो टाइप 1 कोलेजन है उसका एक इंपॉर्टेंट वेसिकल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, विच इज़ कोट कॉम्प्लेक्स टाइप 2 कोटेड वेसिकल। इस वेसिकल के जरिए जो टाइप 1 कोलेजन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्जी के अंदर ट्रांसफर होता है। सही है, तो अब हम इनकी लाइन्स को कवर कर लेते हैं। द सिक्रीटरी मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट इंक्लूड टाइप 1 कोलेजन एंड डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। इन्होंने बात की कि टाइप 1 कोलेजन है और उसके अलावा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है। स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर कोलेजन इंक्लूडिंग टाइप 5 एंड टाइप 12 आल्सो प्रेजेंट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होगा वो कौन सा होगा, टाइप 1 होगा। प्रोटियोग्लाइकेंस भी होते हैं, सेवरल नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स भी होती हैं। द टाइप 1 कोलेजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एंड असेंबल एज इन फाइब्रोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट। कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई जो टाइप 1 कोलेजन, आपका एक और चीज़ ना याद रखो, ये ज़्यादा जो कोलेजन की टाइप इंपॉर्टेंट है वो टाइप 1 कोलेजन ही है। ये अगर आप फाइब्रोब्लास्ट में भी देखोगे या आप डेंटिन के सेल्स में भी देखो, डेंटिन में सबसे ज़्यादा टाइप 1 कोलेजन होगा। पीडीएल के अंदर और बोन के अंदर भी देखो टाइप 1 कोलेजन ज़्यादा है, तो टाइप 1 कोलेजन हर जगह ज़्यादा ही है। विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कंपार्टमेंट, कोट कॉम्प्लेक्स टाइप 2 कोटेड वेसिकल्स आर implicated in the translocation of secretory cargo from the rough endoplasmic reticulum to the Golgi। जैसे मैंने बात की थी कि टाइप 1 कोलेजन इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कोट कॉम्प्लेक्स टाइप 2 कोटेड वेसिकल्स। तो इस जो वेसिकल का नाम है ये आपको पता होना चाहिए। अब नाउ नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, उसमें पेज नंबर 244 के ऊपर ये बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल से ये असेंबल एक्स्ट्रा सेलुलरली एज फाइब्रिल्स एंड एक्यूमुलेट एज अ लेयर ऑफ अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स फॉर ऑस्टियोइड। अब जैसे कि सबसे पहले बोन का एक अनकैल्सिफाइड, जब भी हमारे पास बोन बनती है तो उसका ये रूल होता है कि सबसे पहले हमारे पास अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स अपेयर होता है और उसके बाद वो क्या होता है, उसकी कैल्सिफिकेशन या उसकी मिनरलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे वो बोन फॉर्मिंग होना शुरू हो जाती है। तो जो अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स है बोन का, इसे BCQs पॉइंट बोल देते हैं कि अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स ऑफ बोन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टियोइड और प्री बोन। ये ऑस्टियोइड प्री बोन के जरिए भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं क्या नाम है आपका, अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स ऑफ बोन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टियोइड। तो इस पेज के अंदर ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आते हैं, इसके अंदर उन्होंने सारे ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह दिए हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी करने बैठोगे तो याद नहीं हो पाएंगे। ये बॉक्स 6.1 के अंदर इन्होंने विंड सिग्नलिंग का पूरा पाथवे बताया हुआ है, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ना, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। इस पूरे जो बॉक्स बना के उन्होंने दिया हुआ है, ये 3-4 पेजेस का बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। अगले पेज के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इस पेज में इन्होंने हार्मोन्स के बारे में बताया हुआ है कि जो बोन के जो सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट, उसको कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी होते हैं उनके ऊपर। अब इसमें 5 तरह के हार्मोन्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन एंड विटामिन D3। अब ये याद रख लो कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है विटामिन D3, इनका डुअल फंक्शन है कि ये बोन की रिजॉर्प्शन भी करवाते हैं और बोन की फॉर्मेशन भी कराते हैं। किस तरीके से कराते हैं वो पढ़ते हैं अभी। उसके अलावा इसके अंदर एक और हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, ईस्ट्रोजन होता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि द हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोन मेटाबॉलिज्म आर पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन D3, कैल्सिटोनिन, ईस्ट्रोजन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। द एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड एंड विटामिन D आर डुअल, ये मैंने बात की है, enhancing the bone resorption at high concentration but supporting bone formation at lower concentration। अब ये हाई कंसनट्रेशन क्या है और लो कंसनट्रेशन क्या है मैं समझाता हूँ। ये बोल रहे हैं कि विटामिन D3 और पैराथायरॉयड हार्मोन बोन की फॉर्मेशन कराएंगे फिजियोलॉजिकल, कि आपने कोई बाहर से या फार्माकोलॉजिकल यानी आपने कोई ड्रग नहीं ली विटामिन D3 की या पैराथायरॉयड हार्मोन की, तो ये क्या करा रहे हैं, बोन की फॉर्मेशन करा रहे हैं। लेकिन जब आपने क्या किया, इनको हाई लेवल में ले लिया, इनकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जब आपके पास शो होना शुरू हो गए तो वो क्या कराएंगे, बोन की रिजॉर्प्शन कराना शुरू कर देंगे। अगला हार्मोन था विच इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एंड ईस्ट्रोजन इनहिबिट रिजॉर्प्शन। जो कैल्सिटोनिन होता है और ईस्ट्रोजन होता है, ये क्या कराते हैं, बोन की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं
वेयर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट रिजॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन, जबकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं रिजॉर्प्शन को भी और फॉर्मेशन को भी, बट प्राइमरीली फॉर्मेशन। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम उनका क्या होता है कि वो इनहिबिट करते हैं फॉर्मेशन को। तो 5 तरह के हार्मोन्स थे। विटामिन D3 और पैराथायरॉयड हार्मोन का डुअल फंक्शन था, बोन की फॉर्मेशन भी करा रहे थे, बोन की रिजॉर्प्शन भी करवा रहे थे। फार्माकोलॉजिकल ज़्यादा अमाउंट में ले लिए तो बोन की रिजॉर्प्शन करवा देंगे, अगर फिजियोलॉजिकल होंगे तो बोन की फॉर्मेशन कराएंगे। कैल्सीटोनिन एंड ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो इनहिबिट करते हैं प्राइमरीली फॉर्मेशन को। ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो हमारी बोन की फॉर्मेशन है वो हमारे पास हायर सेंटर से भी लिंक्ड है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो हमारा हायर सेंटर है ब्रेन से, उससे भी हमारे पास लिंक्ड है। वो कैसे है वो मैं समझाता हूँ। इन्होंने बात की है कि एविडेंस इन इंक्रीजिंग द दैट सेंट्रली मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन बोन मेटाबॉलिज्म। तो ये leptin, a circulating hormone produced by adipocyte, inhibit the release of brain stem drives serotonin, which favor bone mass accrual and appetite through its action on hypothalamic neurons. This hormone acts on the hypothalamus and through involvement of the sympathetic nervous system can promote and inhibit the differentiation of osteoclasts. Some evidences also indicate that leptin also may work locally to promote the differentiation of osteoprogenitor cell and stimulate osteoblasts to make new bone. Noteworthy hormones produced in bone osteocalcin can affect distant organs like the pancreas, testes and the brain. तो इस पूरी जो लाइन्स हमने पढ़ी है इसमें ये बात उन्होंने बताई भी है कि एक हार्मोन निकलता है हमारे पास ब्रेन स्टेम से विच इज़ सेरोटोनिन, और एक हार्मोन हमारे पास आ रहा है एडिपोसाइट से विच इज़ लेप्टिन। अब वो जो सेरोटोनिन है वो बोन की फॉर्मेशन कराता है, लेकिन एक हार्मोन अब जो सेरोटोनिन है हमारे पास ब्रेन स्टेम ड्राइव हार्मोन है, लेकिन इस हार्मोन को भी क्या कर रहा है, एक चीज़ इनहिबिट कर रही है विच इज़ लेप्टिन। जो सेरोटोनिन था जो हमारे पास ब्रेन स्टेम से निकल रहा था वो बोन की फॉर्मेशन करवा रहा था, और उसको भी एक हार्मोन इनहिबिट कर रहा है विच इज़ लेप्टिन। सो ये बहुत डिटेल के अंदर इन्होंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। पेपर के अंदर तो मुझे नहीं लगता इससे कोई सवाल आता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर लिखा हुआ था तो मैंने बता दिया। एक और चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे ऑस्टियोकैल्सिन के बारे में बताई हुई है कि ऑस्टियोकैल्सिन भी एक हमारे पास बोन से निकलता है हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है बोन के अंदर, और ये अफेक्ट करता है दूसरे ऑर्गन्स को जाके। अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि सेरोटोनिन हमारे पास ब्रेन से निकल रहा था, यानी कि ब्रेन स्टेम से निकल रहा था और वो आके बोन की फॉर्मेशन कर रहा था। फिर ये बता रहे हैं कि एक हार्मोन है जो बोन से निकल के दूसरे ऑर्गन को जाके अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि हमारे पास पेनक्रियास को, टेस्टिस और ब्रेन को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ख़त्म हो गया कौन सा क्या टॉपिक ख़त्म होगा, ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर हमने पहले पेज में 4 चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद 5-6-7 चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी हैं। 6-7 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोब्लास्ट के। उससे पेपर में MCQs या वाइवा का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीचर आपसे पूछ लें कि बेटा ऑस्टियोब्लास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप उनको ये 6-7 पॉइंट्स बता सकते हैं, और टीचर अच्छी बात है, टीचर तो आपकी ये बात सुन के खुशी होगा, वो कहेगा कि अच्छी बात है बच्चा बुक पढ़ के आया हुआ है। अगली बारी में उन्होंने बात की है कि वैन बोन इज नो लॉन्गर फॉर्मिंग ऑस्टियोब्लास्ट फ्लैटेंड सब्सटेंशियली एक्सटेंडिंग अलॉन्ग द बोन सरफेस, दीज सेल्स टर्म बोन लाइनिंग contain few synthetic organelles suggesting that they are less implicated in the production of matrix bone। अब ये बात कर रहे हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास बोन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन जब बोन की फॉर्मेशन रुक जाती है तो यही ऑस्टियोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बोन लाइनिंग सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि बोन की सरफेस होती है वहाँ पे जाके फ्लैट हो जाते हैं। अभी हमने बात की थी कि ये जो थे वो मोनोन्यूक्लिएटेड थे और प्लम्प क्यूबॉइडल शेप होती है इनकी शेप भी याद कर लेना, मैं इन्हीं पेजेस में कहीं ना कहीं लिखी भी जो इनकी शेप हो सकता है आगे आ जाए। जो ऑस्टियोब्लास्ट की शेप होती है विच इज़ प्लम्प क्यूबॉइडल इन शेप। पहले जब ये बोन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तब ये उस शेप के अंदर होते हैं, लेकिन जब बोन की फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है तो ये फ्लैट हो जाते हैं और क्या करते हैं, बोन की लाइनिंग बनाना शुरू कर देते हैं, और इनको फिर हम नाम देते हैं बोन लाइनिंग सेल्स का। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट खत्म हो गए, अब हम ऑस्टियोसाइट्स शुरू करते हैं। नाउ हम लोग ऑस्टियोसाइट्स के ऊपर आते हैं। ऑस्टियोसाइट्स वो सेल्स होते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोन की फॉर्मेशन की। अब वो बोन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका मैट्रिक्स बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ सेल्स उसी मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और जब वो इस मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो हम उनको एक और नाम दे देते हैं विच इज़ ऑस्टियोसाइट्स। समझना बात को कि एज ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म बोन, सम बिकम ट्रैप इन द मैट्रिक्स दे सिक्रीट।
वेदर मिनरलाइज और अनमिनरलाइज दीज सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। कि जब ऑस्टियोब्लास्ट बोन बना रहे थे तो वो अपने ही मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो गए, जो उन्होंने मैट्रिक्स बनाया था बोन का उसी के अंदर वो ट्रैप हो गए, तो ये उनको हमने क्या नाम दे दिया, ऑस्टियोसाइट्स का। दीज नंबर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट दैट बिकम ऑस्टियोसाइट्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रैपिडिटी ऑफ बोन फॉर्मेशन। The more rapid the formation, the more osteocytes are present per unit volume, as in general, embryonic bone and repair bone have more osteocytes than the lamellar bone। यही बात कर रहे हैं कि ऑस्टियोसाइट का नंबर वेरीज करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ऑस्टियोब्लास्ट होंगे तो वहाँ पे इवेंचुअली ज़्यादा ही ऑस्टियोसाइट्स आएंगे, जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे कम आएंगे। एक और चीज़ ये बता रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक बोन होती है, जिसका दूसरा नाम वूमेन बोन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक बोन क्या होती है और लैमेलर बोन क्या होती है, और जो रिपेयर बोन होती है इसमें ऑस्टियोसाइट्स का नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लैमेलर बोन। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ये बात करते हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन ऑस्टियोसाइट बिकम रिड्यूस इन साइज। द स्पेस इन द मैट्रिक्स ऑक्यूपाइड बाय ऑस्टियोसाइट इज कॉल्ड द ऑस्टियोसाइटिक लेक्यूना। नैरो एक्सटेंशन ऑफ दिस लेक्यूना फॉर्म इनक्लोज चैनल और कैनेलिकुलाई that house radiating the osteocytic process. Through these channels, osteocyte maintain contact with adjacent osteocyte and with the osteoblast or bone lining cells on the bone surface. अब अगर तुम लोग पार्ट 1 की वीडियो के अंदर तुमने देखी होगी तो मैंने उसमें से एक डायग्राम आई थी जिसमें ऑस्टियोसाइटिक लेक्यूना दिखाया हुआ था और कैनेलिकुलाई दिखाए हुए थे। तो मैंने तुम्हें बोला था कि ये डायग्राम मैं भी कवर नहीं कराऊंगा, ये मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर करवाऊंगा। तो अब देख लो कि यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोसाइटिक लेक्यूने का वर्ड आ गया और कैनेलिकुलाई का वर्ड आ गया। तो सबसे पहले हम उस डायग्राम को देखते हैं, उस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद हम इन वर्ड्स के ऊपर दोबारा से आते हैं। सो पे फिगर 6.4 है। फिगर 6.4 की अगर तुम लोग आओ तो इसमें उन्होंने लेबलिंग की हुई है ऑस्टियोसाइटिक लेक्यूने की और कैनेलिकुलाई की। तो ये जो वाइट तुम्हें सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स, इसके अंदर हम ये जो वाइट तुम्हें नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास ऑस्टियोसाइटिक लेक्यूना है, यानी कि स्पेस है, ये वो स्पेस है। लेक्यूने बेसिकली स्पेस का नाम है, ये वो स्पेस है जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट हैं, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट्स दूसरे ऑस्टियोसाइट से या दूसरे ऑस्टियोब्लास्ट से या दूसरे बोन लाइनिंग सेल्स से जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किसके जरिए कर रहे हैं, कैनेलिकुलाई के जरिए। इन चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करना। वो स्पेस जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट रिजाइड है वो क्या है, ऑस्टियोसाइटिक लेक्यूना, और वो कनेक्शंस जिसके जरिए ऑस्टियोसाइट दूसरे सेल्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं विच इज कैनेलिकुलाई। अगर मैं इसको और जूम करूँ तो तुम लोगों को नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चैनल्स नज़र आ रहे हैं, उससे हमारे पास ये दूसरे सेल से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि ये चैनल यहाँ पे जा रहे हैं दूसरे सेल से दूसरे तीसरे जा रहे हैं, आपस में इंटर कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैनेलिकुलाई कहेंगे, ठीक है। तो ना इस पार्ट के अंदर बस यही था। बाकी मैं इस पार्ट की कुछ डायग्राम्स को देख लेता हूँ कि अगर वो वैसे इस पार्ट के अंदर ना ऐसा कोई डायग्राम आपकी ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिकली इमेज हैं जो माइक्रोस्कोप से ली गई हैं और वो आपकी ऑस्पी के अंदर नहीं आती। फिर भी आई थिंक एक फिगर थी ऊपर विच इज़ फिगर 6.7। फिगर 6.7 के ऊपर अगर तुम लोग आओ तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर के अंदर आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ ऑस्टियोक्लास्ट, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बोन लाइनिंग सेल्स वो सेल्स है जब ऑस्टियोब्लास्ट अपनी बोन की फॉर्मेशन कर लेते हैं उसके बाद क्या बन जाते हैं, वो बोन लाइनिंग सेल्स बन जाते हैं। वो सेल जो मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप होते हैं वो ऑस्टियोसाइट होते हैं। उसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, जो बोन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ऑस्टियोइड क्या होता है, जो अनमिनरलाइज मैट्रिक्स होता है बोन का, जिसे हम प्री बोन भी कहते हैं। पार्ट बी के अंदर भी यही चीज़ें दिखाई हुई, तो इसको एक दफ़ा से गो थ्रू कर लेना। बाकी इस पार्ट के अंदर यही था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।